नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कैसे हो? स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट। और रीट लेवल में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का। और पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने अभी तक राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के बारे में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अपने इस YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 से आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मित्रों, रीट का आपको पर्यावरण अध्ययन का जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का परिवार। परिवार क्या है दोस्तों? वैसे तो सभी को पता है, बस उसका जो फुल डेफिनेशन है परिवार की वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो भी मेरे भाई बहन रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। चलिए ज़्यादा समय नहीं करते हुए करते हैं आज की इस सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिवार। परिवार क्या है? आपसी जो संबंध होता है, आपसी जो संबंध होता है मित्रों, उसी को परिवार कहा जाता है। आपसी संबंध होता है उसी को ही परिवार कहा जाता है। परिवार में आपसी संबंध विशेष महत्व रखते हैं। परिवार में बोले जाने वाले शब्दों के आधार पर संबंधों की पहचान आसान हो जाती है। उदाहरण जैसे अंकल पिता के भाई को कहते हैं तथा माता के भाई को भी अंकल ही बोलेंगे इंग्लिश में। लेकिन जब हम परिवारवाद के हिसाब से बात करेंगे तो पिता के भाई को चाचा और माता के भाई को मामा कहा जाता है। ऐसे ही तमाम जो जानकारी है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परिवार का पढ़ेंगे। परिवार होता क्या? अंग्रेजी शब्द में फैमिली कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में परिवार को फैमिली कहा जाता है। और रोमन शब्द में परिवार को फेमुलस कहा जाता है। रोमन शब्द में परिवार को क्या कहा जाता है मित्रों? तो मैं आपको ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है वो करवाने वाला हूँ। परिवार की फेमुलस कहा जाता है। ठीक है मित्रों। और फेमुलस से बना शब्द जिसका अर्थ नौकर से है, जिसका तात्पर्य है ऐसे समूह से जो माता पिता पुत्र दास से मिलकर बना है। परिवार समूह एक संस्था है, दोनों है रक्त संबंधों का समूह भी है। तो रक्त समूह का संबंध भी है। परिवार मानव समाज की एक मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है और परिवार में स्त्री पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों। मनुष्य मरता है परंतु परिवार की सहायता से मानव जाति अमर हो गई है, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति मर जाता है उनके रिक्त स्थान को परिवार की नई संतान से भरकर पूर्ति कर देता है। ठीक है। परिवार क्या है उसी के बारे में आज का जो पूरा चैप्टर है वो होने वाला है। तो इसलिए ज़रूर बने रहना इस वीडियो में। आपके लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ये तो शुरुआत है। परिवार शब्द को अनेक लोगों ने परिभाषित किया है। अब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने परिवार को किस किस नाम से दर्जा दिया है वो सारी बातें
मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर सेशन से जुड़े रहना, क्योंकि हमें ये चीज़ आनी बहुत नहायत ज़रूरी है। अगर हमें रीड लेवल फर्स्ट निकालना है तो ठीक है मित्रों, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे। परिवार शब्द को अनेक लोगों ने परिभाषित किया। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं और यही आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड है। परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है। ये किसने कहा? मुझे कमेंट जरूर करके बताएं अगर आपको आता है। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक जैविक इकाई है, ये किसने कहा था? इलियट तथा मेरिल नामक जो लेखक है, जो उन्होंने परिवार को नाम दिया है, इलियट और मेरिल ने। दूसरे लेखक ने लिखा है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये किसने कहा था? मेली नोवेस्की ने कहा था, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें मनुष्य अवस्था से अपने साथ लाया था। डेविस ने क्या बताया है परिवार के बारे में? परिवार एक ऐसे व्यक्ति का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे से संबंधित है। डेविस ने परिवार को अलग भाषा में डेफिनेशन दिया है। उसके बाद अर्नाल्ड ग्रीन ने परिवार को अपनी भाषा में जो तवज्जो दिया है। परिवार संस्थागत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या प्रस्थान का बाहर रहता है। ये किसने कहा था? अर्नाल्ड ग्रीन ने अपनी लेखनी से लिखा है। उसके बाद मैकाइवर एव पेज ने लिखा है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये किसने लिखा? मैकाइवर एव पेज ने। तो यही चीज़ होती हैं जो मित्रों आपकी पेपर के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी समझा हूँ और आपको जो शुरुआत है आपकी वो यहीं से होगी। पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और अपना पेपर क्लियर करना है पर्यावरण अध्ययन का। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने चैप्टर 1 से करने वाला हूँ और वो कर रहा हूँ। इसके बाद आगे फ्लेमर ने लिखा है, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाया जाता है। फ्लेमर ने क्या कहा? परिवार से हम संबंधों की व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके संबंधों में पाया जाता है। ये फ्लेमर ने लिखा था। इसके बाद प्लेटो अरस्तु ने लिखा है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लेटो अरस्तु ने लिखा है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। अगस्तो कॉमेंट ने व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को ही समाज के अध्ययन की इकाई माना है। अगस्तो कॉमेंटो ने लिखा है कि व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई माना जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं मित्रों, परिवार क्या होता है और परिवार किस किस लेखक ने और किस किस जो इतिहासकार है और जो ज्ञानी प्राणी उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं समाज यानी परिवार को।
उसके बाद मूल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली शब्द का प्रयोग सबसे पहले मर्डोक ने किया था। बाद में वार्नर ने मूल परिवार को जन्ममूलक एवं प्रजननमूलक परिवार में विभाजित कर दिया था। मर्डोक ने परिवार को जो नाम दिया, उसके बाद उसका कुछ संशोधन करते हुए मर्डोक ने उसमें कुछ तब्दीली कर दिया था। प्रजनन मूलक परिवार में विभाजित कर दिया था किसने? मर्डोक ने। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है मित्रों, परिवार समाज की एक सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार समाज की सबसे एक छोटी इकाई होता है। हम में से हर कोई एक परिवार में पैदा हुआ है। बिल्कुल, ये बात हम में से हर कोई भी एक इंसान है, वो एक समूह में ही पैदा हुआ है, एक परिवार में पैदा हुआ है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है, वो एक परिवार ही होता है। परिवार में स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमता आदि गुणों का विकास होता है और बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना तथा सभी के साथ मिलकर रहना बालक परिवार में रहकर सीखता है। हम नहीं बोल देते हैं कि भाई इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, और जो कोई गलत बातें बोलता है बड़े बुजुर्गों के बीच में, या कोई अच्छे सीजन जो कोई सभाएं चल रही होती है उसमें कोई अगर गलत शब्द बोल देता है तो उसको बोलते हैं कि इसके संस्कार देखो। और आजकल संस्कार कैसे होते जा रहे हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो परिवार में रहकर जो मैंने ये चीज़ें बताई है आप उसको नोट कर लेना, और उनमें आप चेक करना कि आज के समय में और पहले के ज़माने में कितना अंतर परिवार के अंदर आ चुका है। व्यक्ति समाज की परंपराओं या संस्कार भी परिवार में रहकर ही सीखता है। व्यक्ति समाज की परंपराएं व संस्कार परिवार में रह कर के ही सीखता है। ठीक है। और परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। ये एक स्टोरी समझ के इसको पढ़ लेना इसको आप स्टोरी समझ कर पढ़ लेना मेरे मित्रों। आपके 100% ये चीज़ है आपके दिमाग में आ जाएगी, इसको स्टोरी समझ कर पढ़ लेना। परिवार की सामान्य विशेषता क्या होती है? पति और पत्नी का संबंध, विवाह का कोई न कोई स्वरूप, वंश परंपरा व नामकरण, बच्चों की उत्पत्ति, पालन पोषण एवं आर्थिक सामान्य विकास, भावनात्मक जुड़ाव, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। ये सारी की सारी डेफिनेशन मैं अभी आगे आपको फुल करवाने वाला हूँ विशेषण के साथ। सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, आप अपने घर में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हो, बिल्कुल रहते होंगे। ये आपका परिवार है, और इस परिवार एकल परिवार कहलाता है। भाई बहन के साथ और अपने समाज के साथ रहते हो, वो आपका परिवार होता है। और इसी प्रकार परिवार एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है? एकल परिवार का अर्थ होता है विवाहित युगल और उनके जो बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार में आते हैं। जैसे कि आप और आपकी पत्नी और आपके दो बच्चे, एक बच्चे, 3 बच्चे जितने भी हैं, वो अपने समाज से अलग होकर कहीं दूसरी जगह रहने लग जाता है, या कहीं घर से अलग होकर गांव में ही दूसरी जगह रहने लग जाता है, तो वो एकल परिवार में आ जाता है।
आपके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि सभी के आदि आपके साथ रहते हैं। ऐसे में परिवार उस वक्त सभी एक साथ रहते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि संयुक्त परिवार किस तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के उसमें आपको पूछा जा सकता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, जो आपके परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा बुआ भतीजे सब एक साथ आप लोग रह रहे हैं, वो आपका एक संयुक्त परिवार हो गया। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर घरेलू कार्यों की जिम्मेवारी निभाते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार के युवा व बड़े सदस्य आर्थिक साधन जुटाने की जिम्मेवारी भी उठाते हैं और ये लोग खेती, नौकरी, व्यापार आदि विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के साथ समान नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका निभा रही है। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा का ज़्यादा प्रचलन रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर संयुक्त परिवार का प्रचलन है, सबसे ज़्यादा रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार का स्थान एकल व छोटे परिवार लेते जा रहे हैं। बदलते इस वर्तमान में जो सामाजिक पारिवारिक है, उसको आज धीरे धीरे एकल परिवार में है, वो परिवर्तन होता जा रहा है। वर्तमान समय में ये भी देखा जाता है कि शिक्षा, रोजगार एवं बेहतरीन जीवन की तलाश में व्यक्ति अपने माता पिता, दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर प्लान करते हैं। इस कारण से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। बिल्कुल 101% सही बात है कि आज रोजगार ढूंढने के लोग, मान लीजिए एक परिवार में 3 भाई हैं, उनमें से 2 एक घर में रह रहा है, वो नौकरी कर रहा है, अपने गांव में कर रहा है। एक बेरोजगार है, तो वो मान लीजिए कहीं दूसरी स्टेट में चला गया और वहाँ पर वो अपनी नौकरी कर रहा है, तो वो अपने बच्चे भी वहीं पर लेकर जाएगा। तो इसलिए वो वहीं रहने लग गया। धीरे धीरे उनका परिवार है वो कमज़ोर और टूटता हुआ नजर आता है। ऐसे में संयुक्त परिवार का अपना अलग अलग महत्व होता है। बच्चे घर में माता पिता एवं दादा दादी के व्यवहार को देखकर बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह करना सीखते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव होता है और जिनका लाभ अन्य सदस्यों को मिलता है। जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में ये अनुभव बहुत काम आता है। जो बड़े बुजुर्गों का संस्कार है, वो जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, उनमें बहुत ज़्यादा अनुभव, उनका जो संस्कार है वो काम आते हैं। दादा समस्याओं के समाधान में अनुभव बहुत काम आते हैं। दादा दादी, नानी का प्यार और उनकी कहानियाँ तो जीवन भर आपको याद रहती हैं। देखते हैं परिवार की सभी सदस्यों का स्वभाव और रुचि अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहते हैं। परिवार के अंदर मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, बट उनकी सभी की कोई की रुचि है वो पढ़ने में है, तो कोई की रुचि ज़्यादा खेलने में होती है, तो कोई की रुचि खेती करने में होती है, बट फिर भी वो एक समान एक परिवार में की तरह रहते हैं। एकल परिवार क्या होता है, उसके बारे में मैं भी आगे चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो एकल परिवार क्या होता है मित्रों, जरूर इस चैप्टर के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। वह एकल परिवार का मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। एकल परिवार किसे कहते हैं,
वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उनको एकल परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपका, एकल परिवार का सबसे छोटा आकार की दृष्टि से रूप होता है। एकल परिवार होता है वो समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है। नंबर 3 पॉइंट है आपका, इस परिवार में वैवाहिक बच्चे को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। परिवार के अंदर जो अविवाहित बच्चे होते हैं माता पिता पर डिपेंड होते हैं, तो उनको सारी जो सुविधाएं हैं वो जुटाई जाती है। अभिभावक अपना समस्त ध्यान बच्चों पर केंद्रित करते हैं। इस परिवार के सदस्यों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ऐसे इस परिवार के बच्चों में अपने बुजुर्गों के प्रति लगाव कम होता है। यदि एकल परिवार में माता पिता दोनों कामकाजी हैं तो वे अपने बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे बच्चों में एकाकीपन की भावना का विकास भी हो जाता है। ध्यान में रखने वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसको। एकल परिवार में अगर बच्चे के माता पिता दोनों अगर जॉब करते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, एकाकीपन का भावना का विकास हो जाता है। एकाकीपन की भावना से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। एकाकीपन से बच्चे का जो संपूर्ण विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सदस्यों की स्थिति संख्या के आधार पर एकल परिवार में निम्नलिखित रूप से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप नोट करते रहिए इनको। मूल एकल परिवार, इस परिवार में पति पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। अनुपूरित एकल परिवार, इस परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के अलावा अन्य सदस्यों जैसे कोई अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा रहते हों। उपमूल परिवार क्या होता है, इस परिवार में कोई विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चे, सगे भाई बहनों के साथ, अविवाहित विधवा विधुर तलाकशुदा के साथ रहते हों, उसे उपमूल परिवार कहा जाता है। अनुपूरित मूल परिवार, इस परिवार में जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ पास रहते हो, उन्हें अनुपूरित मूल परिवार कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मित्रों ये, आप इसको ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इसको एक स्टोरी समझ के अगर आप पढ़ोगे तो आपके ये दिमाग में जीवन भर रहने वाला है, और आपकी आने वाली जो रीट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है और उसमें क्या क्या दिनचर्याएँ होती हैं, वो भी अभी इस चैप्टर में मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। संयुक्त परिवार वह होता है जहाँ पर पति पत्नी तथा उनकी विवाहित संतान निवास करते हों, अर्थात 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के विवाहित सदस्य एक साथ रहते हैं, अथवा तीनों अधिक पीढ़ियों से साथ साथ रहते घर में निवास करते हैं, वह एक संयुक्त परिवार कहलाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसको एक बार फिर आपको बता देता हूँ। संयुक्त परिवार क्या होता है, यानी जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार वह होता है जहाँ पर पति पत्नी तथा उनकी विवाहित संतानें निवास करती हों, अर्थात 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के विवाहित सदस्य एक साथ रहते हैं, अर्थात तीनों पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हो, उनको संयुक्त परिवार कहा जाता है, यानी जॉइंट फैमिली। इरावती करवे क्या होता है? इरावती करवे का मानना है यहाँ भारत परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही होता है। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही होता है। ये
इरावती कर्वे का कहना है। डॉक्टर दुबे का कथन है कि यदि कोई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर खाना खाते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हो, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। के.एम. पणिकर का कहना है, हिंदू समाज की कोई व्यक्ति नहीं परिवार है। के.एम. पणिकर का कहना है, हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। पी.एन. प्रभु का कहना है के अनुसार संयुक्त परिवार में न केवल माता पिता एवं बच्चे, भाई बहन तथा सौतेले भाई बहन सुख संपत्ति पर जीवन यापन करते हैं, बल्कि इसमें यदा कदा विभिन्न पीढ़ियों की संगोत्र संबंधी एवं पूर्वजों की भी सम्मानित होते हैं। पी.एन. प्रभु ने लिखा है कि सामान्यतः एक संयुक्त परिवार का अर्थ है 3 पीढ़ियों के जीवन का सामान्य स्वरूप। बुलेटिन ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी एंड ऑफ सोसाइटी में लिखा है, संयुक्त परिवार से मेरा मतलब उस परिवार से है जहाँ जिसमें विभिन्न पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारंपरिक कर्तव्य भावनाओं से संबंध रहते हैं। इस वीडियो के आज की जो मेरा ये वीडियो है, आप इसको 2 बार जरूर देख लेना। आप आने वाली जो रीट की परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संयुक्त परिवार के लक्षण, 3 पीढ़ियों का। अभी संयुक्त परिवार होता क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये 50% जो लोग शहरों में बसने वाले होते हैं उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूरियां हो जाती है और उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। गांव में आज भी जो बच्चे स्टडी करते हैं और गांव के जो बच्चे आज भी उनको इन चीज़ों का पता है, लगभग 50%। संयुक्त परिवार के लक्षण क्या होते हैं। 3 पीढ़ियों का परिवार होता है। सहयोग या हम की भावनाएं होती हैं। संयुक्त परिवार के अंदर 3 पीढ़ियों का परिवार होता है और उनकी में एक दूसरे की सहयोग करने की भावनाएं जो होती है वो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। मुखिया का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार के अंदर एक ही मुखिया होता है उनका, और उनके कहने पर भी, कहने के अनुसार ही पूरे परिवार के सदस्य हैं वो अपनी अपनी दिनचर्याएं उनमें व्यस्त रहते हैं। अधिक स्थायी संयुक्त परिवार है वो एक जगह स्थायी होता है और एक जगह के ऊपर ही अपना जीवन यापन है वो करते हैं। सामान्य आवास, सबका एक ही आवास होता है और उसी के अंदर अपना जीवन यापन है वो करते रहते हैं। सामान्य संपत्ति, सबकी संपत्ति होती है वो बराबर होती है। सामान्य रसोई, एक साथ ही उनकी जो भोजन है वो सबका सभी का एक साथ ही पकाया जाता है। सामान्य पूजा पद्धति, यानी उस संयुक्त परिवार में रहने वाले जितने भी इंसान हैं वो एक ही जगह पर बैठ करके या अपने एक ही जो देवता होता है उनकी पूजा की जाती है। संयुक्त परिवार के गुण या लाभ कार्य, संयुक्त परिवार के गुण और लाभ व कार्य क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब है संयुक्त परिवार के फायदे एवं नुकसान। शासन संबंधी, धार्मिक कार्य, मार्गदर्शक, मनोरंजन, बच्चों का पालन पोषण, धन का उचित उपयोग, संपत्ति के विभाजन से बचाव, श्रम विभाजन, संकट का बीमा, संस्कृति की रक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा। ये है संयुक्त परिवार के गुण या लाभ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं इनको एक बार आपको दोबारा संयुक्त परिवार के गुण या लाभ दोबारा बताने की जरूर कोशिश करूं। कोई भी मुझे आप जिनके भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे
वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना। संयुक्त परिवार के प्रमुख दोष एवं समस्याएं। जब परिवार के गुण लाभ भी होते हैं तो उसमें कुछ दोष और समस्याएं भी होती हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। अकर्मणीय व्यक्तियों की वृद्धि, यानी संयुक्त परिवार होगा तो उसमें जो वृद्धि दर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। व्यक्तित्व के विकास में बोधक, यानी संयुक्त परिवार रहेगा तो व्यक्तित्व जो बच्चे होते हैं उनका सही से विकास है वो नहीं हो पाएगा। स्त्रियों का निम्न स्थिति, यानी संयुक्त परिवार के अंदर जो महिलाएं होती हैं वो अपना खुल करके जीवन यापन है वो नहीं कर पाती हैं। उनको अपनी जो समस्या है, अपना जो सुख है वो सही से नहीं मिल पाएगा। कलह का केंद्र कोई न कोई कलह का केंद्र कि कोई न कोई संयुक्त परिवार में रहेगा तो वो कोई एक व्यक्ति किसी न किसी समय या किसी न किसी दिन ड्रामा करके ही रखेगा। कुशलता में बाधक, यानी उनकी जो खुशियाँ होती है कुशलता में बाधक। गतिशील में बाधक, आगे जो उनका बढ़ना होता है, बढ़ाव होता है, उसमें बाधक हो जाती है। और जो सामाजिक समस्याओं का पोषण होता है वो सही से नहीं हो पाता है। सुलभ एवं नीरस वातावरण, सुलभ एवं नीरस वातावरण से आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी और पढ़ते हैं आगे। आप बिल्कुल स्टोरी है, एक कहानी के रूप में इसको पढ़ते रहना। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण, संयुक्त परिवार में परिवर्तन का क्या कारण है? विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार के परिवर्तन के कारणों का विभाजन भी किया है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार का विभाजन का भी जिक्र किया है। जरूर पढ़ लेना, यही चीज़ें है आपके पेपर में, इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बाकी कोई चीज़ है वो आपकी बाहर से नहीं आने वाली। डॉक्टर R.N. सक्सेना का कहना है कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को 3 भागों में विभक्त किया है। डॉक्टर R.N. सक्सेना ने संयुक्त परिवार में जो आने वाली शक्तियाँ हैं उनको 3 भागों में परिवर्तित किया है, विभाजित किया है। परिवर्तन में लाने वाली शक्तियाँ में जिनमें आर्थिक शक्तियाँ, भावात्मक शक्तियाँ और न्यूनतम सामाजिक कानून। ये संयुक्त परिवार की बातें कर रहा हूँ मैं। अभी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक शक्तियाँ औद्योगिक एवं पूंजीवादी, भावात्मक शक्तियाँ उत्तरवाद, व्यक्तिवाद एवं पश्चिमी विचारधारा। नंबर 3 है आपका नई सामाजिक कानून, विवाह एवं संपत्ति से संबंधित कानून। ठीक है। थॉमस तथा देवानंद समाजसेवी ने लिखा है, परिवर्तन के कारकों को 3 भागों में बांटा है। किसने? थॉमस तथा देवानंद ने परिवर्तन के जो कारण हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है। नवीनतम विचार, उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और रोमांस, यौन और स्वतंत्रता एवं धर्म का घटता प्रभाव। नवीन शांतिया ने लिखा है, परिवार, विवाह, संपत्ति एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून। संयुक्त परिवार की विघटित करने वाले प्रमुख कारण, संयुक्त परिवार को जो विघटित करने वाले प्रमुख कारण
क्या क्या हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे। संयुक्त परिवार से विघटित करने वाले प्रमुख कारण क्या है, कारक क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमी शिक्षा संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव, कानूनों का प्रभाव जैसे हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम आदि, पारिवारिक विवाह, परिवार के कार्यों में कमी, महिला आंदोलन, जनसंख्या में वृद्धि, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा, ये हैं संयुक्त परिवार को विघटित यानी तोड़ने वाले कारक। अभी आगे लिखते हैं डॉक्टर कंपाड़िया है, वो आगे लिखते हैं, कंपाड़िया के अनुसार संयुक्त परिवार में परिवर्तन के प्रमुख निम्न कारण। डॉक्टर कंपाड़िया है, उनके अनुसार परिवार में परिवर्तन है कि प्रमुख कारण क्या क्या है, उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। नवीन न्याय व्यवस्था, यातायात के नवीन साधन, औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार तथा परिवर्तन में मनोवृत्तियाँ। ये देखिए शब्द आपको सुनने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, बट इनका जो एक एक का डेफिनेशन अगर मैं करवाने लग गया ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट भाषा में ही मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन, समाज जो शास्त्रीय रहे हैं उन्होंने लिखा है संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन, कपाड़िया, नवसारी, गुजरात। ठीक है, जो संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन जिन्होंने किया है उनके मैं आपको बिल्कुल नाम बता देता हूँ। आपके पेपर में 100% आने की संभावना है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जो समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने जो समाज के बारे में लिखा है, कपाड़िया नवसारी कहाँ से है? गुजरात से है। और बीवी शाह बड़ौदा गुजरात से 200 छात्रों का अध्ययन, 16% संयुक्त परिवार के विरोध में थे। सुधा काला दांते पुराना बम्बई राज्य से, और डॉक्टर ड्राइवर नागपुर मुंबई 1958 में, IP देसाई महुआ महाराष्ट्र से, और PPM केली अंडा लोनी खंड पूना महाराष्ट्र से, MS गोरे दिल्ली एवं हरियाणा सीमा के अग्रवाल परिवारों का। तो ये थे जो संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन निम्नलिखित समाजशास्त्रियों ने किया था। ठीक है, इनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लेना। मिश्रित परिवार क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी संयुक्त एकल परिवार का पढ़ा, संयुक्त परिवार का पढ़ लिया, अभी हमारे सामने एक और चैप्टर रह जाता है मिश्रित परिवार क्या होता है, उसके बारे में भी हम आज आपके सामने अगले 10-5 मिनट है और चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अभी तक लाइक एवं शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। मिश्रित परिवार संयुक्त परिवार का वह भाग होता है जहाँ पर दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी आदि कई लोग निवास करते हैं, उसको बोला जाता है मिश्रित परिवार। निवास के स्थान के आधार पर परिवार पितर स्थानीय परिवार, निवास के आधार पर परिवार पितर स्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब स्त्री अपने पति के घर आकर रहती है तो उसे पितर स्थानीय परिवार कहा जाता है। मातृ स्थानीय परिवार, विवाह के बाद जब पति पत्नी अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है उसे परिवार मातृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। ये चीज़ें आप जरूर नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विवाह के बाद पति अपने जो पत्नी की मायके में जाकर के रहना शुरू कर देता है, उसे मातृस्थानीय परिवार कहलाता है।
मातुल स्थानीय परिवार। मातुल स्थानीय परिवार क्या होता है? विवाह के बाद जब दंपति पति की माँ के भाईके अर्थात पति के मामा के यहाँ जाकर रहते हैं, उसे मातुल स्थानीय परिवार कहा जाता है। नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार क्या होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जब नवविवाहित दंपति न हो तो पति के यहाँ जाकर रहे और न ही पत्नी के यहाँ जाकर रहे, वरना दोनों से अलग नई निवास बनाकर रहे, उससे परिवार का ये प्रकार नवस्थानीय परिवार कहलाता है। परिवार के कार्य महत्व। अब हमने मिश्रित संयुक्त परिवार, एकल परिवार और मिश्रित परिवार के बारे में पढ़ा। अब उनके परिवार के कार्य एवं महत्व क्या होते हैं। परिवार के कार्य महत्व बिल्कुल हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहना। जीवन शास्त्रीय कार्य, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। जीवन शास्त्रीय कार्य: यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, प्रजातीय निरंतरता। जीवन शास्त्रीय कार्य के संदर्भ में गुंडों का विचार है, यदि गोड़े का विचार है, यदि परिवार मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था न करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाता है। बिल्कुल सही कहा है कोड़े ने कि यदि परिवार मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं को समुचित व्यवस्था न करे तो समाज का अस्तित्व है वो मिट जाता है। मान लीजिए परिवार के अंदर एक जो बाप होता है वो 4 संतान है उसके पास और उनका लालन पालन पोषण नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो परिवार में बच्चे हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे और अपनी जो जीवन यापन है वहाँ पर करेंगे। धीरे धीरे वो परिवार वो टूटता मिटता चला जाएगा। शारीरिक कार्य जैसे शारीरिक रक्षा, बच्चों का पालन पोषण, भोजन की व्यवस्था, आवास एवं कपड़े की व्यवस्था, ये होती है जो हमारे शारीरिक जो कार्य होते हैं, ये मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है। आर्थिक कार्य, परिवार के आर्थिक कार्य इस प्रकार से होते हैं। उत्तराधिकारी का निर्णय। आर्थिक कार्य ये होते हैं जो परिवार का उत्तरदायी होता है उसका निर्धारण। उत्पादक एवं इकाई, श्रम विभाजन, आय तथा संपत्ति की व्यवस्था, ये परिवार का जो मुख्य सदस्य होते हैं उनका दायित्व होता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अब ये चीज़ें होने के बाद कुछ भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी तो होते हैं। धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सामाजिकरण कार्य, शैक्षणिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, मानव अनुभवों का हस्तांतरण कार्य, मनोरंजन के कार्य, परिस्थिति निर्धारण का कार्य, सामाजिक नियंत्रण का कार्य। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा परिवार के कार्यों का उल्लेख जैसे, इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा परिवार के कार्यों का उल्लेख जैसे प्रो डेविस ने किया है, जो समाजशास्त्री था। डेविस ने परिवार के 4 कार्यों का उल्लेख किया है। डेविस ने परिवार के 4 कार्यों का उल्लेख किया है: प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक शस्त्रण और सामाजिकरण। ये किस समाजशास्त्री ने परिवार का उल्लेख किया है? प्रोफेसर डेविस ने। प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक शस्त्रण, सामाजिकरण। पार्नस के अनुसार कार्यों का उल्लेख किया गया है: प्राथमिकता सामाजिकरण, व्यक्तित्व निर्माण। मेरिल तथा एल्ड्रिज, मेरिल और एल्ड्रिज ने अपना उल्लेख किया है प्राणी शास्त्रीय कार्य और सामाजिकरण और भावनात्मक कार्य।
सिडनी ई गोल्डस्टोन ने लिखते हैं कि परिवार मानव जाति की औपचारिकता, सक्षमता और मानव स्नेह का उत्तम केंद्र बना रहेगा। वर्तमान समय में कई संघ ऐसी संस्थाएं परिवार के कार्यों को करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी किसी न किसी रूप में सामाजिक परिवार का अस्तित्व बना हुआ है और बना रहेगा। लुंडबर्ग ने के अनुसार परिवार मुख्यतः 4 प्रकार कार्य करता है: यौन व्यवहार का नियम तथा संतान की उत्पत्ति, बच्चों की देखरेख एवं उनका पालन पोषण, सहकारिता एवं श्रम विभाजन, प्राथमिकता एवं समूह संतुष्टियाँ। आर्बन लिखते हैं, परिवार का कार्य 6 भागों में बांटा है: स्नेह, संबंध, आर्थिक और मनोरंजनात्मक, सुरक्षा, धार्मिक कार्य और शैक्षणिक कार्य। समाजशास्त्री रीड लिखते हैं, परिवार के जो कार्य है वो प्रजातीय संरचना, सामाजिकरण, आर्थिक कार्य और यौन आवश्यकताओं का नियमन पूर्ति। मैकाइवर के अनुसार परिवार का कार्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। अनिवार्य कार्य: यौन आवश्यकता की स्थायी पूर्ति, संतान की उत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण, घर का संबंध। ऐच्छिक कार्य: धार्मिक कार्य, शिक्षा का कार्य, आर्थिक कार्य, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी कार्य। ये मैकाइवर के अनुसार सामाजिक प्राणी जो मैकाइवर है उसने जो चीज़ें लिखी हैं ये लगभग आज के समय में हर इंसान को अपने परिवार की पूर्ति करता है। जैसे धार्मिक कार्यों में शिक्षा का कार्य, आर्थिक कार्य, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन संबंधी कार्य। कॉमेंटो ने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार समूह मानते हैं जो मानव उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। कॉमेंटो जो समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार समूह मानते हैं जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों आज आपके लिए। परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तन: अधिक आकार में कमी, पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन, विवाहेतर तथा विवाह पूर्व संबंध, पिता मुखिया के अधिकारों में कमी व अन्य सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि। अब होता क्या है कि जो घर के अंदर मुखिया होता है उसकी बातें हैं आज के समय में परिवार में जो लोग हैं वो मानते नहीं है, और जो अन्य सदस्य जो एक चाय एक बीड़ी के पिलाने पर आपको पूरी पोल है आप उसको खोल देते हैं, आपकी ही चाय और एक बीड़ी पीता है और आपके पूरे परिवार की पूरे घर की सूचनाएं है वो ले जाता है। उनकी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, बट घर में परिवार में जो मुख्य पिता होता है उसकी बातों पर आपको यकीन नहीं होता है। इसलिए जो अन्य सदस्यों के अधिकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। परिवार उत्पादन की इकाई व न रहकर उपभोग की इकाई। परिवार उत्पादन की जो इकाई है वो घटती हुई नजर आ रही है और जो उपभोग है उसकी इकाई है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कमज़ोर होती हुई नातेदारी आज के समय में जो रिश्तेदारी नातेदारी जितनी भी हम पहले जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सारी रिश्तेदारियों में सभी जगह जाया करते थे, आते थे, 5-5 10-10 दिन है वो रुका करते थे, और आज वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसी के पास समय नहीं है, किसी की शादी ब्याह बारात कहीं भी जो जाते हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा है वो अपनी रिश्तेदारी को नहीं दे पाते हैं। सामाजिक बुराइयाँ क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने करने वाला हूँ। अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो होने वाली है सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ क्या है?
समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयां कहलाता है। समाज के विरुद्ध किया गया कार्य ही सामाजिक बुराइयां कहलाती है। जैसे कि सामाजिक बुराइयां क्या क्या हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। बाल श्रम एवं बाल श्रम यानी छोटे बच्चों के द्वारा कार्य करवाया जाना, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने वो 1986 में है वो नियम बना दिया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। दहेज प्रथा दहेज निषेध अधिनियम 1961। जो दहेज प्रथा है वो भी 1961 के अंदर है बनाया गया था। चोरी आईपीसी की धारा 378 टू 462। चोरी आईपीसी की धारा 378 टू 462। धूम्रपान नशाखोरी धूम्रपान निषेध अधिनियम भी बना हुआ है हमारे भारत के अंदर, हमारे राजस्थान सभी जगह के लिए, बट उसके ऊपर भी है कोई फर्क है वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। वो भी कब बनाया गया, 2008 के अंदर। अभी आगे चर्चा करते हैं बाल विवाह अर्थ सरकार के द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु कम से कम आयु में विवाह किया जाना। सरकार के द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह किया जाना। वर्तमान में विवाह योग्य आयु आज राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर जो विवाह योग्य आयु है वो 21 वर्ष है लड़के की, लड़कियों की है वो 18 वर्ष कर दी गई है। बाल विवाह के कारण माता पिता द्वारा बेटियों को शादी का बोझ समझना, शिक्षा का अभाव यानी कम पढ़े लिखे लोग, परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना यानी बाल विवाह करना भी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी एक मायने मैटर रखती है। रूढ़िवादी परंपराओं का होना, जो पुराने रूढ़िवादी जो परंपरा है उनका होना। बाल विवाह के दुष्परिणाम, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, बाल विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतानों का अव्यवस्थित होना, सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्णय नहीं होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, ये है बाल विवाह के दुष्परिणाम। बाल विवाह का रोकने हेतु उपाय। बाल विवाह रोकने हेतु उपाय: समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा का प्रसार बढ़ाना, मीडिया द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी प्रसारित करना, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना, प्रशासन द्वारा कानून का कठोरता से पालन करना बट नहीं करते। बाल विवाह का निवारण हेतु सरकारी उपाय: शारदा एक्ट 1929 1 अप्रैल 1930 को बनाया। हरिविलास शारदा ने ये एक्ट बनाया था। कब? 1929 1 अप्रैल 1930 को बना दिया था। किसने? हरिविलास शारदा ने। संशोधन 3 बार। 1949 भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। 1978 में इससे पहले विवाह की अलग आयु होती थी, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। 1978 के बाद विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ा दिया गया और लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष। 2006 में भी संशोधन कर दिया गया। इसमें शारदा एक्ट को ख़त्म कर दिया गया और नया कानून बना दिया गया। इसका नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 रखा गया। बाल विवाह को संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध, सजा 2 वर्ष 1 लाख रुपए अथवा दोनों से दंडित का प्रावधान बाल विवाह के निषेध अधिनियम 2006 में लागू किया। 1 नवंबर 2007।
नोट: बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने अब लड़कियों की शादी 18 साल से बढ़ाकर 21 साल बाल विकास पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और नए प्रस्ताव के अनुसार मंजूर होने के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदी मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। जया जेटली की अध्यक्षता में वर्ष 2020 में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने नीति आयोग में सिफारिश की कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 की वर्ष की जानी चाहिए। बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य: बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य: अक्षय तृतीया आखा तीज को भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस तिथि को होते हैं, तो अक्षय तृतीया आखा तीज को भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। भारत का प्रथम लिखित प्रमाणिक बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया था। भारत में सबसे पहला बाल विवाह है वो कहाँ किया गया था? कन्नौज, यूपी में। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया गया था। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में होते हैं। ज़रूर इसको नोट कर लेना भाई। जो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह है वो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होते हैं। राजस्थान में 16 जिले सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। राजस्थान के अंदर जो 16 जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया व पीपली पूर्णिमा को होते हैं। अब बात रही राजस्थान में, तो राजस्थान में जो बाल विवाह है वो सबसे ज़्यादा कितने ज़िलों में होते हैं, तो 16 जिले होते हैं। और कब होते हैं, तो पीपली पूर्णिमा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में 16 जिलों में है वो बाल विवाह होते हैं। दहेज प्रथा: वर वधू के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के अनुसार अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने हेतु जो चल अचल संपत्ति ली जाती है उसे दहेज कहते हैं। दहेज का डेफिनेशन: चल अचल संपत्ति ली जाती है उसे दहेज कहते हैं। विवाह के समय दहेज की शर्तें, दहेज की क्या शर्तें रखते हैं कि जैसे अभी आप में से कोई रीट क्लियर करेगा और ठीक मास्टर जी बन जाएगा, उसके बाद है वो अपनी आने वाली जो शादी होगी उसमें रखने वाले विचार ज़रूर सुने। दहेज की शर्तें: विवाह से पूर्व, विवाह के दौरान, विवाह के पश्चात। विवाह से पूर्व यानी विवाह से पूर्व कि भाई हमारा लड़का 3rd ग्रेड टीचर लगा है, हम तो एक कार लेंगे। विवाह के दौरान, विवाह के दौरान भाई आप कम से कम 5,51,000 रुपये तो बच्चे को दे देना। विवाह के पश्चात, विवाह के बाद जो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ और देना चाहें तो देते रहना और देते ही रहते हैं। फिर दहेज निवारण हेतु कानून प्रावधान: दहेज को बंद करने हेतु जो कानून बनाया गया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 धारा 2 में 1984 व 1986 में संशोधन किया गया था। इस कानून को मंजूरी मिली 20 मई 1961 में। दहेज प्रथा कानून है
कब बनाया गया था? 1961। धारा 2 में 1984 व 1986 के बीच। और इस कानून को जो पूर्ण मंजूरी है वो 20 मई 1961 के अंदर है, वो पूर्णतया मंजूरी मिल गई थी। ये कानून लागू किया गया 1 जुलाई 1961 से। पूर्ण मंजूरी है वो कब मिली थी? और पूर्ण मंजूरी है वो आपको 20 मई 1961 में है, दहेज प्रथा को मिल गई थी। पूर्णतः लागू किया गया 1 जुलाई 1961 के अंदर। इस कानून के आधार पर दहेज प्रथा का संज्ञेय अपराध माना गया। धारा 3 के तहत सजा 5 वर्ष तक कारावास, यानी न्यूनतम आयु जो है वो 5 वर्ष, और उसके अंदर जो 15,000 रुपये का रकम का मुआवजा दंड रखा गया, जो अधिक हो सकता है या कम तो नहीं होगा, अधिक हो सकता है। दहेज के लिए आईपीसी 1860 में प्रावधान। आईपीसी की धारा 498A, विवाह के पश्चात अगर कोई भी पुरुष महिला के साथ अत्याचार करता है या तो उस पुरुष को 3 वर्ष की सजा मिलेगी या 1 लाख रुपए का दंड। आईपीसी की धारा 304B, विवाह के 7 वर्ष के बाद अंतर्गत अगर किसी भी महिला की असामान्यता परिस्थिति से मृत्यु हो जाती है तो उसके ससुराल वाले दहेज का मामला दहेज कराते हैं और 304B की धारा के तहत शामिल करते हैं। दहेज प्रथा का सामाजिक व कन्याओं पर प्रभाव। पढ़ने को दोस्तों बहुत कुछ है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अभी हम छोटा सा 2 मिनट 5 मिनट का और समय मैं आपका लूँगा। दहेज प्रथा का सामाजिक कन्याओं पर प्रभाव। दहेज प्रथा का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण असर ये है कि महिलाओं को दूसरे दर्जे का प्राणी माना जाता है। लड़कियों के साथ शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं को लेकर भेदभाव किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, लिंगानुपात भ्रूण हत्या, लिंगानुपात असंतुलन, महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। शिकायत, अगर आप इन चीज़ों की शिकायत करना चाहते हैं राजस्थान की, तो वोमेंस पावर ऑफ लाइन 1090 यानी 109 प्लीज़ 100 नंबर समाधान शिकायत निवारण। ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, बट ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि वोमेंस पावर लाइन के जो कोड है वो कितने हैं, तो 1090 है। घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू 26 अक्टूबर 2006। 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानून की सहायता उपलब्ध करवाना। अभी आगे जो बचा हुआ है दोस्तों, बाल श्रम के दुष्परिणाम, बाल श्रम के उन्मूलन हेतु उपाय और कानूनी प्रावधान, राजस्थान राज्य का बाल अधिक संरक्षण, ये सारी चर्चाएं हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। आपको पर्यावरण अध्ययन रीड लेवल फर्स्ट ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।